But do you believe these leaders were trying to give a religious spin? Do you believe they were trying to exploit sentiments? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ। कोई सोच करके सबने किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। But Mr. Modi, you have yourself also said some things which have religious overtones. जैसे जिसको माना जा सकता है कि आप एक धर्म के लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक धर्म के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जी। जैसे कि बंगाल में आपने जो कहा, आपने कहा मोदी जी की, और मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, जो मुझे समझ में आता है कि इट्स क्वाइट क्लियरली अ ट्रांसलेशन। आपने कहा दोज हु ऑब्जर्व दुर्गा अष्टमी एंड दोज हु स्पीक बंगाली, दे आर ऑल मदर इंडियाज चिल्ड्रन। Why should it be the case? कल मैंने उसको जरा और आप लोगों को समझ में आया इसलिए दूसरा बोला। मैंने कहा देखिए, दो प्रकार के, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इसमें आप देख लीजिए। मैं वही बोला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है। मैं वही बोला हूँ जो ममता बनर्जी ने 4 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में बोला था। मैं वही बोलता हूँ जो 1996 में इंद्रजीत गुप्ता ने एज अ होम मिनिस्टर, एज अ लेफ्टिस्ट बोला था। मैं वही बोल रहा हूँ जो 1995 में या 6 में पीएम सैयद जो हमारे MOS होम थे, उन्होंने जो बोला था वही मैं बोल रहा हूँ। दो बातें हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया के किसी भी देश में इंडियन ओरिजिन होगा, अगर उस देश में उसको दिक्कत होगी, अफ्रीका में हो, फिजी में हो, जावा में हो, सुमेत्रा में हो, सूरीनाम में हो, वो जाएगा कहाँ? उसका पासपोर्ट का रंग तो अलग है, 150 साल से वो गया हुआ है, क्या गुनाह है, कहाँ जाएगा? उसके लिए एक ही जगह है, वो यहाँ आएगा। क्या इस देश का कर्तव्य नहीं है कि 100 साल 150 साल पुराने उसके जो भारत के बेटे हैं, जिसको अब वापस आना है, मुसीबत में है, वो कोई लूटने के लिए नहीं आ रहे, क्या उनके साथ न्याय होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर बांग्लादेश में जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है, जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं, अब दुर्गा का आपको बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन भारत माँ की जय बोलते हैं, वे आते हैं, तो इस देश ने क्या उनको मरने के लिए धकेल देना चाहिए क्या? जाओ वापस मारो काटो, जो होगा होगा, तुम जानो तुम्हारा नसीब जाने। हमारे पॉलिटिकल डिसीजन के कारण उनको मरना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आसाम में ऐसे लोग आए हैं, बंगाल में आए हैं, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ आसाम और बंगाल की नहीं होनी चाहिए। गुजरात ने भी कुछ लोगों को संभालना चाहिए, राजस्थान ने संभाल, पूरे देश ने थोड़ा थोड़ा बांट लेना चाहिए, लेकिन इनको हमारा लोगों को समझाना चाहिए। जो इन्फिल्ट्रेटर हैं वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आते हैं, और हमारे देश के राजनीतिक दल आज से पहले कभी इन्फिल्ट्रेटर्स के पक्ष में नहीं बोलते थे। कुछ खुल करके विरोध करते थे, कुछ मौन रहते थे। पहली बार देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेटर्स के संबंध में निमंत्रण देने की बात हो रही है, और जो निमंत्रण देते हैं मैं उनको पूछता हूँ, जो खुल करके कहते हैं कि बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेटर आते हैं, तो तस्लीमा नसरीन के लिए उनका एटीट्यूड अलग क्यों है? तस्लीमा को तो हम बंगाल में नहीं रहने देंगे, ये आंदोलन क्यों चलाते थे फिर? तो ये दो मानदंड किसके हैं? और इसलिए मेरा कहना बहुत साफ है, इसमें हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है। तीसरी बात है, पाकिस्तान से राजस्थान में 45 साल से हजारों परिवार आकर के पड़े हुए हैं। अभी तक वो भारत माँ के गोद में आकर के अपना सर छुपा के रह रहे हैं। उनको माँ का प्यार चाहिए, कोई उनको भारत माँ का लाल कहने के लिए भारत की सरकार करने को तैयार नहीं। आपके यहाँ बंगाल में मथुआ समाज है जो बांग्लादेश से आया है, भारत माँ की जय करने के लिए आया, और कोई इरादा नहीं उसका, कुछ लेना पाना, गरीब लोग हैं। 40 साल हो गए उनको नागरिकत्व नहीं दिया जा रहा है, सिटीजनशिप नहीं दिया। अब बांग्लादेशियों को तो सब दे रहे हो, घुसपैठियों को, शरणार्थी को कुछ नहीं दे रहे हो। ये जो हमारी वोट बैंक की राजनीति है, किसी ने तो वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और अगर देश के हित में बोलना, मैं हैरान हूँ, आप जैसे लोग टेररिज्म के खिलाफ बोलो तो बोले सांप्रदायिक, जनसंख्या वृद्धि के लिए बोलो तो बोले सांप्रदायिक, घुसपैठियों के लिए बोलो तो सांप्रदायिक। तो मेरे देश के लिए कौन बोलेगा भाई? नहीं मोदी जी, देखिए, इंडिया इज नॉट अ वन रिलीजन कंट्री। इंडिया
And India has not been a country which has only Hinduism has gone from India to the world. There are several religions which originate in India. My question to you, Mr. Modi, is that when on April 7th you released your manifesto, and what you are saying is that I am not giving a religious color, I am only talking about people who are persecuted, and I am welcoming back people who are persecuted. In your manifesto, you said good governance and development. But in your manifesto, you also say that India shall remain a natural home for persecuted Hindus, and these persecuted Hindus will be welcome to seek refuge here. My very simple question to you is बहुत simple सवाल है, why only persecuted Hindus, Mr. Modi? Why not persecuted Buddhists? Why not persecuted Sikhs? Why not persecuted Jains? Why not persecuted Muslims or persecuted Christians? Because if the BJP speaks the language of inclusion, then Mr. Modi, your manifesto should have said persecuted आप Sikhs, जो बोलते हैं Jains, सब मैं मानने को तैयार हूँ, but it's not in your manifesto. हम मानते हैं कि सब हमारे ही लोग हैं, इस देश में पले बड़े सब, इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है। इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते हैं। नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। So the reference to Hindus in the manifesto वी हैव is नथिंग टू, वी is डोंट not- बिलीव दैट। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। And you just spoke in your first answer, you said निमंत्रण देने की बात है, इन्फिल्ट्रेटर्स को निमंत्रण देने की बात है। जस्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन है उसका मोदी जी, कि बांग्लादेश में आज करीब 8 या 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, यानी कि 15 मिलियन, देयर विल बी 150 लाख Bangladeshis who will be Hindus. Are you also not giving an open invitation in that sense by saying that all those who celebrate Durga Ashtami and who are persecuted will be मैं welcome? मानता हूँ ये अर्थ निकालना गलत है, उनकी तो मजबूरी है, मुसीबत है, उनका जीना मुश्किल हो गया। और मैं चाहूँगा कि टाइम्स नाउ एक 3-4 महीने वहाँ रिसर्च करें, मेहनत करें, और ह्यूमन कॉज के लिए विश्व के सामने बांग्लादेश की हालत क्या बनी है दुनिया के सामने लाएं। मोदी का वर्जन लेने की जरूरत No, नहीं। because this clarification is very important when you said that the reference to persecuted Hindus, because this has been a subject of discussion मेरा मुद्दा for a long time, Mr. Modi, and I'm sure you're aware of it. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको करना पड़ेगा, ये वोट बैंक की राजनीति करने नहीं देती जी। मैं तो ये, आप बांग्लादेश से सीमित हो जाते हैं तो मुश्किल होती है। अब फिजी, जावा, सुमेत्रा, अफ्रीका सब देखो ना भाई, कहाँ जाएगा वो? क्योंकि जब ये मैं मैनिफेस्टो, बताता हूँ, जब अफ्रीका में बीच में आतंकवादियों ने हमले बोले तो सारे जो ओरिजिनल गुजराती थे बेचारे बोलना भी नहीं आता है, 100 साल पहले गए थे, तुरंत मेरा संपर्क किया, साहब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या करोगे आप मुझे बताइए ना। so you are saying all persecuted people whose families may be of Indian origin, whether they are Christian or Muslim or Sikhs or Jains, that India is their natural home? Is that what you're saying? बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, लेकिन इसका मतलब आप विभाजन के जोड़ में मत, वरना आप 1947 की घटना को भी जोड़ के कर दोगे। नहीं, मैं तो ये खेल मत करना। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं साफ बताता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, और मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए उलझता नहीं हूँ जी। वोट आते हैं, सरकारें आती हैं, जाती है, जाने दीजिए, देश अजर अमर होता है। दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति जिसका पासपोर्ट का कलर कोई भी हो, खून का रंग अगर हमसे मिलता है, उसका हक बनता है हिंदुस्तान पे। मोदी जी, क्योंकि ये सारे सवाल जो मैंने किए, अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर जो द सेंट्रल लाइन ऑफ थॉट इज बेसिकली दिस, दैट whether it is Amit Shah's Mullah Mulayam comment or Giriraj Singh's comment or the Durga Ashtami comment or the manifesto, if one puts it all together and one were to ask you that, do you feel that the BJP, and especially the BJP under the leadership today of Narendra Modi, is still seen to be a right-wing religion-based party that leans more, and this clarification of yours on the manifesto is important, that this election, did it give you an opportunity to break away from the mode of being a right-wing religion-based party? पहली बात है, And did you take up that opportunity? पहली बात है,
इस पूरे चुनाव को हमारी भरपूर कोशिश रही है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पे आगे ले जाना। हमारी कोशिश रही है कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा हो, उन सपनों को उजागर करने वाला चुनाव हो। हमारी कोशिश रही है कि जिनको आगे की ज़िंदगी का भविष्य तय करना है, उन नौजवानों को केंद्र में रख करके पूरे इलेक्शन कैंपेन को चलाया जाए। और मैं विश्वास से कहता हूँ, इन्हीं मुद्दों के कारण हमें जन समर्थन मिला है और हम इन मुद्दों के साथ कमिटेड हैं। और मैं मानता हूँ कि देश, भारतीय जनता पार्टी जो भाषा बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में चली है, उसको देश की जनता ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन 60 साल से एक परिवार से जुड़े हुए वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उनके लिए उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। देश की जनता निकल चुकी है। मोदी जी, राहुल गांधी के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था जनवरी में, जब कैंपेन शुरू हुआ था, आई डन इंटरव्यू विद राहुल गांधी सिंस ही वाज बीइंग प्रोजेक्टेड बाय द पार्टी as not its prime ministerial candidate but their principal campaigner. So I had asked him one question in the context of the 1984 riots. I said to him that are any congressmen, do you think any congressmen when you look back were involved in the 1984 riots? My question to you is this, that in your view, were any members of the Sangh Parivar, VHP, BJP involved in the 2002 riots? मैं मानता हूँ कि गुजरात के दंगों में जितना वाइब्रेंट जुडिशरी रही है, जितना एक्टिविज़म रहा है जुडिशरी का, और जितना वाइब्रेंट मीडिया रहा है, और जितना ओवर एक्टिव NGOs रहे हैं, जितना इंटरनेशनल एजेंसियां रही हैं, उसके बाद सारी स्क्रूटनी के बाद मैं मानता हूं उनको निर्णय करने दीजिए। मोदी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है और मोदी के सर्टिफिकेट पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। मोदी के सर्टिफिकेट पे जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पर ही भरोसा करना चाहिए। एंड लेट, उन्होंने किया है, आगे भी करेंगे। No, there is one side is the legal process. और दूसरा मैं Yes. कहना चाहूँगा कि आप भी अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा दीजिए कि आपने पहला इंटरव्यू जिसका किया था और आखिरी इंटरव्यू जिसका कर रहे हो, तो टाइम्स नाउ को एक क्रेडिट मिल गई है। No, I don't want any credit, Mr. Modi. My job honestly is to speak to all the people in this election and ask them all the questions that I possibly can. And Mr. Modi, I know that you have been given a clean sheet by the courts, and I know that the courts have found nothing against you in the Gujarat riots. But in the spirit of my questioning, there are just one or two more questions I'd like to ask. The question is on Mayaben Kodnani. Now, I was reading quite a few books which actually say that Mayaben Kodnani was more a supporter of Keshubhai Patel. She was certainly not politically in the Narendra Modi camp. Yet, despite the charges against her, which were quite serious, you brought her as a cabinet minister in 2007. When you look back, Mr. Modi, given her conviction, do you regret that? Do you feel you made a mistake? आपको क्या है यार, कौन जानकारी देता है? रिसर्च तो करो यार। मैं तो मानता था अन्ना बड़ी रिसर्च करता है। आपकी जानकारी के लिए, उस समय उन पर कोई चार्जेस नहीं थे। बाद में जब UPA 2 बना, UPA 2 बनने के बाद जो सारे खेल चले, उसमें से जो आया, फिर SIT बनी, उसके बाद उनको डाला गया। तो जब मैंने मिनिस्टर बनाया था, तब उन पर चार्जेस नहीं थे, आपकी जानकारी के लिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ उनको भी अभी कई कोर्ट से अपना न्याय लेने का हक बनता है। एक नागरिक का उनका हक है, उनको अपना काम करने दीजिए। But Mr. Modi, do you believe in retrospect that she could have been protected by the state agencies or the police, Mayaben Kodnani in this case? Because during the trial, ये काम दिल्ली में बहुत हुआ, 84 के बाद बहुत हुआ। मेरा स्पष्ट मत है, कानून को कानून का काम करना देना चाहिए। मेरी सरकार का काम न किसी की मदद करना है, न किसी को प्रताड़ित करना है। मेरी सरकार को मुझे उससे अलग रखना चाहिए और मैं हमेशा रखता आया हूँ। मेरे खुद के लिए भी रखा है मैंने। ये आपके गले नहीं उतरेगा, क्योंकि आप इतना गंद दिमाग में भर के लोग, आप यानी नॉट अर्नब गोस्वामी, एक टोली है। ये सत्य समझने के लिए उनको अभी और 25 साल लगेंगे, सत्य जानने के लिए, नहीं, स्वीकार करने के लिए।